हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह। हमने पिछली क्लास में काफी कुछ जाना था और आज चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो भाई पूरी तरीके से तैयार होकर बैठिए और रजिस्टर वगैरह रख लो, पेन वगैरह उठा लो। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्क्रीनशॉट तो तुम लेते ही रहते हो। तो अब शुरू कर देते हैं चैप्टर पढ़ना। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें बताई थी और मैंने स्वराज पार्टी की बात छेड़ दी थी। तो स्वराज पार्टी एक टॉपिक है तुम्हारे बुक में, तो मैंने पिछली बार रफली बताया था। तो आज नोट्स वगैरह के साथ पेश हुआ हूं, तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो बात ठीक है यार, देखो स्वराज पार्टी मैंने बताया, मैं फिर बता देता हूँ कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, चलने के बाद वो वापस विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने। तो गांधी जी ने जब वापस विड्रॉ कर लिया था तो कांग्रेस जो थी, जो आईएनसी उस समय पर, तो काफी सारे लोग इस बात में मतलब एक तरीके से कह सकते हो काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट हो गई थी आपस में। कंफ्लिक्ट कहना भी गलत होगा, मतलब थोड़ा सा बहस हो गई थी। वो बात ये थी कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या फिर एक मास मूवमेंट और करना चाहिए। तो एक तरफ तो थे, ये मेरे पीछे पोस्टर दिख रहा होगा तुम्हें, तो एक बार देख लो। तो एक तरफ तो थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, जो कह रहे थे कि भाई हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए क्योंकि अगर हम असेंबली में बैठ गए ना तो ब्रिटिश पर और बेहतरीन तरीके से शिकंजा कस पाएंगे, क्योंकि वो कानून बनाते हैं और हमारे लोग कानूनों को मानते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली वही जगह है जहां पर इस देश के कानून बनते हैं। तो यहाँ पर कानून बनता है और अगर वहां पर अपने ही बंदे बैठ जाए यार तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हम विरोध कर पाएंगे और कुछ जो रूल्स हैं बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि एक यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पर लगा हुआ था उस समय पर ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ चलते थे, बड़े रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। तो कुछ रिफॉर्म्स कर दिए जाएं, कुछ रूल्स बदल दिए जाएं, कुछ इंडियंस के फेवर में लॉज आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये सारी बातें इन्होंने रखी। जहां मोतीलाल नेहरू इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, वहीं इनके सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू मास मूवमेंट की तरफ जा रहे थे। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी उस समय पर दो खेमे में बट गई और जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो स्वराज पार्टी बनाकर, मतलब कांग्रेस के ही अंडर एक पार्टी और बन गई, स्वराज पार्टी। इसने इलेक्शन लड़े। अब तुम ये कह सकते हो कि यार राइट टू वोट उस समय भी था क्या? मैं कहता हूँ हाँ जी था। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हो तो कुछ क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार उस समय पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, आपको पता होगा। लेकिन उस समय पर भी देखा जाए तो इंडिया के ज्यादा तो नहीं, लेकिन खाली 13% लोग ही वोट कर पाते थे। तो वोटिंग होती थी उस समय पर, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती थी असेंबलीज के लिए। तो नेशनल असेंबली के लिए इन्होंने वोटिंग करी और ये बंगाल से जीते भी थे, बहुत अच्छी जीत हासिल करी थी इन्होंने भी। अरे वोट करने वाले थे नहीं भी। तो ये सारी बात हुई। तो स्वराज पार्टी ये है। खैर यार इतना कुछ बोल दिया, अब आप लिख लो, लिखो मत मतलब स्क्रीनशॉट लो। ये रही स्वराज पार्टी। द स्वराज पार्टी वाज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इन 1923 by Chittaranjan Das, C.R. Das and Motilal Nehru after the suspension of non-cooperation movement by Mahatma Gandhi in 1922। तो ये सारी बातचीत है। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पूछ सकता है यार एग्जाम में स्वराज पार्टी क्या है, क्यों बनी, ठीक है, जरूरत क्यों थी, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, क्यों बनी? तो आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड, कांग्रेस लीडर डिसएग्रीड ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी। उन्हें पता ही नहीं था कि अब आगे क्या करना है और उन्हें ये लगने लग गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल तो जाता है लेकिन कहां तक चलाएंगे हम इसे ब्रिटिश के खिलाफ। तो फिर स्वराज पार्टी हो गई, क्योंकि लॉज जो बनते हैं वहां पर अपने बंदे बैठाना जरूरी है। ठीक है, ये सारी बातें और कुछ नहीं। खैर अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तो अब पढ़ लो वही बात है यार जो मैंने बताई। इसने इंग्लिश में लिख रखी है, मैंने हिंदी में लिख दी। ठीक है, हाँ चलो भाई, इतनी बात समझ में आई। स्वराज पार्टी, तो यहां पर स्वराज पार्टी जब बन जाती है तो इनके इलेक्शंस होते हैं, कई बंगाल से जीतते भी हैं, अच्छी खासी सीट मिलती है इन्हें और ये असेंबली तक पहुंचती भी है। लेकिन अब बात आती है कि उस, एक तो लगता है मैं अमीरों के बीच में आ गया, अब इधर आ जाता हूँ। ठीक है, देखो हम इनके ऑफिस में घुसा है। अब बात है क्या, ध्यान देना कि अगला जो टॉपिक आता है तुम्हारा, वो टॉपिक ये है कि हर किसी का जो दृष्टिकोण था, बहुत ज्यादा हिंदी हो गई, कि हर किसी का जो विजन था उस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेके। ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था स्वराज पार्टी। अब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट मार्च वगैरह डिस्कस किया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेके लोगों के अपने अपने कारण थे कि वो उसे ज्वाइन कर रहे थे। उनके अपने अपने विजन थे, अपने अपने रास्ते थे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, या अपने अपने मकसद थे भी, उनके मकसद पूरा कर रहे थे सबको सब। तो सबसे पहले आते हैं रिच पीसेंट्स। रिच पीसेंट्स कौन थे भी? ये उस समय के जमींदार थे। जमींदार कौन? वो वहां के पाटीदार्स और जाट्स। ठीक है,
तो ये सारे लोग थे, ये सभी लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो कारण चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्रिटिश से आजादी वाली बात नहीं थी, बहुत सारी बातें थी, छोटी छोटी बातें थी। वैसे छोटी नहीं थी, बात तो बड़ी थी। पहली बात तो ये थे कौन? पहली बात, रिच पीसेंट्स भाई वो थे जिनके पास जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा था, ठीक है, ठीक है। और था क्या, ये लोग पहले फूड क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनसे कह इनसे जबरदस्ती कमर्शियल क्रॉप्स उगवाई कि भाई अपनी जमीन पर कमर्शियल क्रॉप्स उगाइए ताकि हम उसे मार्केट में बेच सकें। तो कॉटन, वीट जैसी कमर्शियल क्रॉप्स उगाई गई। ओके, शुगर केन, टोबैको, ये सारी चीजें। इकोनॉमी वेल ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो इकोनॉमी वेल ऑफ मतलब ये वो फार्मर्स है जो पैसे वगैरह से ठीक थे, अच्छे थे, संपन्न थे। जमींदार जो होते हैं तुम्हें पता ही होगा। अब बात हुई क्या कि ज्वाइन क्यों किया? तो भाई 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, ना कि केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। ये महामंदी थी, क्योंकि पहली बात तो सारे के सारे जो जितने भी देश थे वो क्या करके युद्ध कर करके निपटे थे, ठीक है, सबने वॉर लड़ लिया था। तो बहुतों पे कर्जा हो रखा था, बहुतों पे जुर्माना लगा हुआ था, तो एक बहुत बड़ी महामंदी आ गई थी जिसका इफेक्ट हम पर भी पड़ा था। अब जैसे ये हुआ तो एग्रीकल्चर मतलब कि फसलों के जो प्राइसेस होते हैं वो एकदम गिर गए, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हमें हो गया। पहली बात ये हुई। अब इधर ग्रेट डिप्रेशन आया, हम रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे जमींदार पर, रिच पीसेंट्स पर जबरदस्ती मतलब दबाव बनाए जा रहे थे कि भाई आप रेवेन्यू पे करो, आप टैक्सेस पे करो। अब कहां से लाएं टैक्सेस, पैसा कहां से लाएं? फसलें बिक नहीं रही है क्योंकि प्राइसेस गिर गए हैं, और ये अपने टैक्सेस कम नहीं कर रहे थे। ये चीजें हुई। दे डिमांडेड, क्या डिमांड की इन्होंने? रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, कि भाई ये जो जमीन पर जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, मतलब एक हिस्सा लेते थे ब्रिटिशर्स फसल में से, पैसों में से, वो कम किया जाए। और अगर कि अब काफी सारे टैक्सेस थे जो अनपेड थे, पेंडिंग पड़े हुए थे इनके, उन सबको कैंसिल कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, ठीक है। तो कैंसिलेशन कर दिया जाए अनपेड टैक्सेस का। और इस बात के लिए ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे। ये बात हो गई, बहुत बढ़िया। अब आ गया जो हाउ डिड दे पार्टिसिपेट, भाई कैसे पार्टिसिपेट किया इन्होंने? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दे कि भैया हम पे नहीं करेंगे, है ही नहीं, कहां से पे करें, ठीक है। बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश का जो सामान था, गुड्स मतलब, उसको बॉयकॉट करा, बहिष्कार करा। और बहुत सारा पैसा, रिसोर्सेज मुहैया कराई किने? गांधी जी और उनके लोगों को, कि भाई इन ब्रिटिश को पैसा देने से अच्छा है आपको हम पैसा दे देते हैं। रिसोर्सेज लगवाए गए, रिसोर्सेज बनवाए गए, और फिर ठीक है, रिसोर्सेज में काफी सारी चीजें आ जाती है, पैसा आ जाता है। और जाहिर सी बात है 24 मील की यात्रा, 24 दिन की यात्रा थी, और एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, तो उसके लिए खाने पीने का भी इंतजाम करना था ना, तो ये सारी बातें इनके हिस्से में आ गई। लेकिन फिर बात ये होती है कि इन्होंने विड्रॉ क्यों कर लिया, अपना योगदान पीछे क्यों खींच लिया? मैं बताता हूँ हुआ क्या था, ध्यान देना, क्योंकि अभी मैंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं बताया है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि रिच पेशेंट्स मतलब पीछे को हट गए थे। अब हटे क्यों थे, ध्यान देना, हटे इसलिए थे। पहली बात, गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू कम नहीं किया, और रेवेन्यू कम होने से पहले ही गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था मूवमेंट। पहली बात, देयर इकोनॉमिक डिमांड्स रिमेन्ड अनमेट, वही इकोनॉमिक डिमांड्स इनकी पूरी नहीं हुई। और मैनी विड्रॉ सपोर्ट आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, और बहुत सारे विड्रॉ जो कर लिए गए वापस, क्योंकि मैं ऐसे बताता हूँ कि जब सॉल्ट मार्च पर लाठी चार्ज वगैरह और लोगों को अरेस्ट करना बहुत ज्यादा होने लगा ना, तो गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया था कि ठीक है, मैं बताता हूँ वो पैक्ट क्या था, अभी बताऊंगा। तो एक पैक्ट साइन कर लिया था, और जिसके चलते इन्होंने जो मूवमेंट है वो विड्रॉ कर लिया था कि सारी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में अभी बंद कर देता हूँ इरविन पैक्ट के नाम पर। और तो उस समय पर जो रिच पीसेंट्स है वो इस बात से भड़क गए थे कि अरे यार अभी तो मेरी डिमांड भी पूरी नहीं हुई, अभी रुक जाओ। लेकिन गांधी जी ने वो विड्रॉ कर लिया। और फिर जब गांधी जी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहा था, 1934 तक बिल्कुल ही खत्म हो गया था मूवमेंट, तो क्योंकि 31 की बात हो रही है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बाद इन्होंने फिर से एक मूवमेंट चलाना चाहा था कि ना गांधी जी ने, लेकिन वह चल नहीं पाया क्योंकि यहां से साथ मिला ही नहीं, ठीक है। क्यों उन्हें पता नहीं मिला? क्योंकि रिच पीसेंट इस बात से नाराज थे कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, और पूरी होने से पहले गांधी जी ने जो मूवमेंट था वो वापस ले लिया। तो ये सारी बातें थोड़ी सी हो सकता है मिक्स हो रही हो, बट अभी हम रिच पीसेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बात समझो। जमींदारों की बात समझ में, जमींदारों की परेशानी समझ में है कि वो
करे, मतलब रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे और उसके खिलाफ सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये सरकार जाएगी तो हो सकता है हम कई मामलों में बच जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाओ। अरे कहाँ गया, लगता है फिर से किसी को दे दी। नमक सत्याग्रह, अब ये क्या है? अब बात आती है पुअर पीसेंट्स की। अब ये भी सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को। ये क्यों सपोर्ट कर रहे थे? और पहली बात, ये थे कौन? पुअर पीसेंट्स कौन है भाई? जिनके पास या तो जमीन होती है बहुत छोटी होती है, या फिर जमीन जिनके पास होती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद टीनेंट फार्मर्स होते हैं। टीनेंट मतलब होता है बंधुआ मजदूर, ठीक है, बेगार जो करवाते थे, मतलब कम सैलरी पे काम करवाना, उसे कहते हैं टीनेंट। लिव्ड अंडर हैवी डेट एंड पेड हाई रेंट टू लैंडलॉर्ड्स। क्या कि भाई ये बहुत ज्यादा कर्जे में थे और बहुत सारा पैसा, मतलब बहुत सारा किराया इन्हें लैंडलॉर्ड्स को, मतलब अपने जमीन के मालिकों को देना पड़ता था। अब सीन यहाँ है, तो इन्हीं की भी दिक्कत है यार कि ये भी पैसा कहां से लाएंगे जब जमींदार के पास ही पैसा नहीं है। तो इन्हें कुछ लेयर बाय लेयर चल रहा था कि अंग्रेज बड़े जमींदारों से पैसे मांगते थे और बड़े जमींदार इनका खून पसीना एक कर देते। तो ये सारी चीजें थी। अब इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया? पहली बात भाई, इनकी पहली मांग ये थी कि या तो रेंट कम कर दिया जाए या फिर माफी कर दिया जाए, क्योंकि जमीन का किराया नहीं दे पा रहे हैं। जमीन का किराया कुछ ऐसे ही होता था कि मतलब एक जमीन है, मान के चलो मैं जमींदार हूं, तो मेरी जमीन पर कोई पुअर पेशेंट खेती करेगा और फिर उस फसल को बेचेगा, मेरा किराया पे करेगा और फिर अपना मुनाफा रख लेगा, ठीक है। लेकिन उस समय पर वक्त ही ऐसा चल रहा था कि ना तो मुनाफा हो पा रहा था ना कमाई हो पा रही थी। दैट्स वाई वो कह रहे थे कि भी जमीन का किराया नहीं दे सकते, या तो किराए को कम कर दो या फिर उस किराए को माफ कर दो। माफ कर दो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, कर्जे माफ चाहते थे अपने कि हम कर्जे नहीं दे पाएंगे, तो उसे माफ कर दिया जाए तो बेहतर है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, कि जमींदार जुर्म करते थे, अत्याचार करते थे, जैसे बेगार, अगर आपको याद हो तो। और भी बहुत सारी चीजें होती थी, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे थे कौन? पुअर पीसेंट्स। तो ये सारी बातें हुई और इन्होंने अपनी मांगे रखी। और दूसरी तरफ इनका कहीं ना कहीं भरोसा था कि स्वराज, अगर अपना राज आ जाए तो शायद